गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नीम रासुंडा बुक के एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। डिस्कस अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। पशु प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य, यानी कि जो पशु के द्वारा प्रजनन कराए जाते हैं उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है दुग्ध एवं मांस उत्पादन में बढ़ोतरी। दूसरा उद्देश्य है पशु उत्पाद के वांछित गुणों में सुधार करना। तीसरा उद्देश्य है पशुओं की संततियों में बीमारियों के प्रतिरोधकता विकसित करना। नेक्स्ट हेडिंग। अगला हेडिंग है पशु प्रजनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। तो पहला मेथड्स है इनब्रीडिंग और दूसरे नंबर पे आता है आउट ब्रीडिंग, फिर तीसरे नंबर पे आता है क्लोनिंग। तो पहले नंबर पे आया है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के बारे में देख लेते हैं। निकट संबंध रखने वाले पशुओं में प्रजनन करवाना अंतः प्रजनन कहलाता है। इससे संयुग्मता या फिर होमोजेनिटी जो होती है, समयुग्मता, जिसे हम होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं, बढ़ती है। अतः प्रजनन के निम्न प्रकार है, यानी कि इनब्रीडिंग भी निम्नलिखित प्रकार देखने को हमें मिलता है। कौन कौन सा है? तो इसमें आपका पहले नंबर पे आता है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? तो क्लोज ब्रीडिंग का अर्थ निकट से संबंधित पशुओं के मध्य प्रजनन से है। जैसे नर पशु का उसकी संतान के साथ सायर टू डाटर। दूसरा है मादा पशु का उसकी संतान के साथ डैम टू सन। वास्तविक बहन एवं भाई के बीच प्रजनन, फुल ब्रदर एंड फुल सिस्टर। क्लोज ब्रीडिंग का लाभ यह है कि इनकी संतति के विभिन्न गुणों में एकरूपता या फिर सिमिलरिटी होती है, परंतु हानि यह है कि इनकी संतति बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील या फिर ससेप्टेबल होती है। सेकेंड मेथड इज लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग इनब्रीडिंग का ही एक रूप है, जिसमें थोड़े दूर के संबंध रखने वाले पशुओं के बीच क्रॉस कराया जाता है। जैसे मादा पशुओं को उनके वंशजों या चचेरे भाइयों के बीच संकरण कराया जाता है। लाइन ब्रीडिंग में इनब्रीडिंग की तुलना में पहली पीढ़ी में समानताएं पैदा होने की संभावना कम रहती है। सेकंड मेथड है आउटक्रॉसिंग। एक ही नस्ल के दो अनरिलेटेड पशुओं के बीच क्रॉस करवाना आउटक्रॉसिंग कहलाता है। यह दो से 3 जनरेशन तक बिना किसी सामान्य पूर्वज वाले एक ही नस्ल के जानवरों के संभोग की प्रथा है। यह दुग्ध उत्पादन एवं अधिक दर या फिर मांस उत्पादन के लिए लाभदायक है। इसमें पहले नंबर पे पॉइंट दिया है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि पहला मेथड दिया है क्रॉस ब्रीडिंग। दो भिन्न नस्लों के नर एवं मादा के संकरण से उत्पन्न संतति को हम क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। यह सुअर एवं संकर मुर्गियों में समान प्रचलन में है। यह आमतौर पर बेहतर गुणों वाली संतान पैदा करने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर दिया है क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग। इस विधि से एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग नस्लों के पशुओं का आपस में प्रजनन करवाया जाता है। सेकेंड मेथड ट्रिपल क्रॉसिंग प्रजनन। फिर से देख लेते हैं। ट्रिपल क्रॉसिंग प्रजनन का मतलब क्या होता है? 3 नस्लों में एक के बाद एक से रोटेशनल तरीके से क्रॉस कराया जाता है, इसलिए इसको रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे दिया है बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस ब्रीड को
उसके माता या पिता में से किसी एक के साथ पुनः संकरण कराना बैक क्रॉस कहलाता है। यह बीमारियों के प्रति रोधी गुण विकसित करता है तथा आनुवंशिक अध्ययन के लिए किया जाता है। चौथा मेथड है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का अर्थ मादा पशु को अच्छे गुणों वाले शुद्ध नस्ल के नर से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करवाकर संतति को सुधारने से है। यह स्थानीय मुर्गियों की नस्ल सुधारने में उपयोगी होती है। नेक्स्ट मेथड इज क्लोनिंग। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक या फिर एकमात्र जनक इन ब्रैकेट माता या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है, यानी एसेक्सुअल मेथड द्वारा उत्पन्न होता है। इस विधि से उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं यानी कि इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। वर्ष 1997 में स्कॉटलैंड में कैम्पबेल एवं विल्मट ने डॉली नामक भेड़ को क्लोन से विकसित किया है। नेक्स्ट हेडिंग एनिमल न्यूट्रिशन। पशुओं को दिए जाने वाले कुल आहार ड्राई मैटर में 2/3 भाग चारे के रूप में और चारे में भी 2/3 भाग सूखा चारा और 1/3 भाग हरा चारा एवं 1/3 भाग कंसनट्रेट के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग रफेज। ये भारी मात्रा में खिलाए जाने वाले फीड होते हैं जिसमें कम पाच्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। फिर से ये भारी मात्रा में खिलाए जाने वाले फीड होते हैं जिसमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जिसे हम पाच्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। इसमें कच्चा रेशा जिसे हम क्रूड फाइबर के नाम से जानते हैं 18% से अधिक तथा कुल पाच्य पदार्थ जिसे हम टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं 60% से कम होते हैं। रफेज 2 प्रकार के होते हैं। रफेज कितने प्रकार का होता है? तो रफेज 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका सक्कुलेंट रफेज होता है, दूसरे नंबर पे ड्राई रफेज होता है। तो डिस्कस अबाउट सक्कुलेंट रफेज। ये विभिन्न फसलों जैसे रिजका हो गया, बरसीम हो गया, लोबिया हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया आदि के हरे चारे होते हैं या इनसे बनाई हुई साइलेज होती है जिसमें 60 से 90% तक मॉइस्चर उपस्थित रहती है। दूसरे नंबर पे दिया है ड्राई रफेज। ये अनाज एवं दलहनी फसलों की स्ट्रा या सुखाया हुआ चारा जिसे हम एक नाम से जानते हैं होता है जिसमें 10 से 15% तक नमी होती है। नेक्स्ट हेडिंग कंसनट्रेटेड फीड। कंसनट्रेटेड फीड जिसे हम हिंदी में सांद्र भोजन के नाम से जानते हैं। इन भोज्य पदार्थों में क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम तथा कुल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट या फिर कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा 60% से अधिक होती है। टाइप्स ऑफ कंसनट्रेट्स। पहले नंबर पे दिया है प्रोटीन वाले सांद्र पदार्थ। इसके अंतर्गत आपका बिनोला आता है, सोयाबीन आता है, सरसों आता है आदि की खलियाँ, मछली का चूरा एवं हड्डियों का चूरा शामिल है जिसमें 18% से ज़्यादा क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। दूसरे नंबर का कंसनट्रेट है ऊर्जा वाले सांद्र पदार्थ। जौ हो गया, गेहूं हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया, बाजरा के दाने एवं मोलासेस होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट पशुओं को कंसनट्रेट में 17% तक DCP जिसे हम डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन के नाम से जानते हैं एवं 7% कुल पाच्य पदार्थ जिसे हम टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं देना चाहिए। फिर से पशुओं को सांद्र में 17% तक डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन एवं 7% तक टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दूध उत्पादन के लिए गाय को 1 किलोग्राम सांद्र 3 लीटर दूध पर व भैंस को 1 किलोग्राम सांद्र या फिर कंसनट्रेट 2.5 किलोग्राम मिल्क पर देना चाहिए। यानी कि 3 kg यदि कोई गाय दूध देती है तो उसको 1 किलोग्राम कंसनट्रेट की मात्रा देनी चाहिए और यदि कोई फैलो 2.5 kg कंसनट्रेट
2.5 किलोग्राम अगर कोई वैल्यू मिल के दे रही है तो उसको कंसनट्रेट की मात्रा 1 किलोग्राम दिया जाता है। कहने का यही मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं को खिलाए जाने वाले सूखे एवं हरे चारे का अनुपात 3 संबंधी 1 का रहता है, यानी कि 3 भाग जो है सूखा चारा रहता है और 1 भाग जो होता है वो हरा चारा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गायों को समानतः 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर 100 किलोग्राम शरीर भार पर प्रतिदिन देना चाहिए, यानी कि कोई भी गाय हो उसको अगर उसका वजन 100 किलोग्राम है तो 2.5 किलोग्राम तक ड्राई मैटर प्रतिदिन देना चाहिए। नेक्स्ट है, भैंस को 3 किलोग्राम ड्राई मैटर प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर देना चाहिए। यदि कोई भैंस है उसका वजन 100 किलोग्राम है तो उस भैंस को 3 किलोग्राम तक ड्राई मैटर प्रतिदिन देना चाहिए, ड्राई मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, अवसर हो चाहे बछिया हो चाहे बैल हो चाहे सांड हो को 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर पर 100 किलोग्राम शरीर भार पर प्रतिदिन देते हैं। फिर से, अवसर हो बछिया हो बैल हो सांड हो को 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गाय को 5 माह के गर्भ के बाद या 6ठे महीने से गर्भ राशन देना चाहिए। दुधारू पशु को 30 से 40 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेज। डिस्कस अबाउट साइलेज। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से हवा रहित गड्ढों में किण्वन क्रिया द्वारा परिरक्षित संग्रहित करने को साइलेज कहते हैं। साइलेज में चारे के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है, क्योंकि हवा रहित गड्ढों में चारों को सुरक्षित रखने के लिए फर्मेंटेशन क्रिया से लैक्टिक अम्ल जिसकी मात्रा 80 से 85% होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जो हरे चारे को प्रिजर्व करने का काम करती है। साइलेज का जो एग्जैक्ट पीएच 4 होता है, साइलेज का जो एग्जैक्ट पीएच होता है वो 4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइलो किसे कहते हैं? तो जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वह साइलो कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छी साइलेज अधिक कार्बोहाइड्रेट व मुलायम रसीले तनायुक्त फसलें जैसे मक्का हो गया, सबसे बेस्ट साइलेज मक्का से ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह बिल्कुल ही मुलायम रसीला तनायुक्त फसल होती है। मुलायम रसीला तनायुक्त फसल होती है। फिर दूसरे नंबर पे आपका ज्वार आता है, जिसमें HCN धोरिन या फ्रूसिक एसिड की मात्रा पाई जाती है और यह पशुओं के लिए थोड़ा बहुत हानिकारक होती है अगर इरिगेशन समय पे नहीं किया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो नई स्टेज पे की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अच्छा साइलेज मक्का से बनाया जाता है। साइलेज एक मृदु दस्तावक रेचक चारा है, यानी कि साइलेज जो होता है वो एक प्रकार का मृदु दस्तावर या फिर रेचक चारा होता है, जिससे डाइजेशन बहुत ही आसान होता है और मलमूत्र का त्याग जो होता है वो बहुत ही आसानी से होता है जब पशु इसका अपने भोजन में उपयोग करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, साइलेज बनाते समय फसल में शुष्क पदार्थ 35 से 40% तक होते हैं तथा नमी इसमें 60 से 65 तक होती है, यानी कि साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 65% पाई जाती है और यानी 100% में से जब हम 60 से 65 माइनस कर देंगे तो 35 से 40% तक इसमें क्या पाया जाता है, तो ड्राई मैटर की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, साइलेज कम से कम 3 महीने या 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाती है, यानी कि साइलेज कम से कम 3 महीने या 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाती है। साइलेज बनाने के लिए फसलों को दानों में दूध बनते समय दूधिया अवस्था पर काटते हैं, यानी साइलेज बनाने के लिए फसलों को दानों में दूध बनते समय या फिर मिल्किंग स्टेज पर ही फसलों की कटाई की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्कस अबाउट हे से क्या तात्पर्य है? हे का मतलब क्या होता है? हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर काटकर खुली जगह पर सुखाकर संग्रहित करना हे कहलाता है। हे में ड्राई मैटर की मात्रा जो होती है वो 80 से 85% तक होती है और 100 में से जब हम 80 से 85 माइनस कर देंगे तो उसी में 10 या 15% तक जो होती है वो मात्रा की मात्रा बचती है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छी हे बरसीम से बनाया जाता है, यानी कि सबसे बेस्ट हे बनाने के लिए कौन सा फसल होता है, तो बरसीम होता है। फिर दूसरे नंबर पर रिजका आता है। आदि पतले तने वाली फसलों से बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हे बनाने हेतु चारे में प्रचुर मात्रा में क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक, क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए, इसलिए बरसीम, रिजका, ज्वार
ग्वार, मूंग आदि दलहनी फसलों के चारे हे बनाने के लिए उपयुक्त होती है। फिर से हे बनाने के लिए चारे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा, जिसे हम डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन के नाम से जानते हैं, होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा हे जो होता है वो बरसीम, रिचका, ग्वार, मूंग आदि दलहनी फसलों के हे से बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट हेडिंग दिया है पशुधन की सामान्य शब्दावलियाँ। एक तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है, दूसरी तरफ काऊ दिया है, तीसरी तरफ बुफैलो दिया है, एंड चौथे तरफ सिप दिया है, पांचवी तरफ गोट दिया है, छठवीं तरफ बोर दिया है, एंड सातवें तरफ पोल्ट्री दिया है। गाय के समूह को क्या कहते हैं? तो गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। भैंस के समूह को क्या कहते हैं? तो भैंस के समूह को भी हर्ड कहते हैं। और भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? तो भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं। बकरी के समूह को क्या कहते हैं? तो बकरी के समूह को भी फ्लॉक कहते हैं। सुअर के समूह को क्या कहते हैं? तो सुअर के समूह को कहीं कहीं पर ड्रो कहते हैं और कहीं कहीं पर हर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और पोल्ट्री के समूह को क्या कहते हैं? तो पोल्ट्री के समूह को जो है फ्लॉक कहते हैं, यानी कि केवल सुअर को छुड़ाकर सभी को जो है फ्लॉक, यानी कि सुअर को छोड़कर, सुअर को ड्रो कहते हैं या फिर इसको हर्ड कहते हैं। इसके अलावा गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक, उसके बाद सुअर हो गया, इन तीनों के समूह को हर्ड के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर सुअर को ड्रो के नाम से भी जानते हैं। और फ्लॉक किसका होता है? तो भेड़ का होता है, बकरी का होता है, एंड पोल्ट्री का होता है। कंप्लीट। गाय के एडल्ट मेल को क्या कहते हैं? तो गाय के एडल्ट मेल को जो है बुल या फिर सांड के नाम से जाना जाता है। बुफेलो के एडल्ट मेल को बुल या फिर भैंसा के नाम से जाना जाता है। भेड़ के एडल्ट मेल को रैम कहते हैं। बकरी के एडल्ट मेल को बक कहते हैं। सुअर के एडल्ट मेल को बोर कहते हैं। पोल्ट्री के एडल्ट मेल को कॉक कहते हैं। नेक्स्ट है काऊ के एडल्ट फीमेल को क्या कहा जाता है? तो काऊ के एडल्ट फीमेल को जो है काऊ के नाम से जाना जाता है, यानी कि गाय के एडल्ट फीमेल को काऊ या फिर गाय कहते हैं। भैंस के एडल्ट फीमेल को बुफेलो या फिर भैंस कहते हैं। भेड़ के एडल्ट फीमेल को ईवी या फिर ईवी कहते हैं। भेड़ के एडल्ट फीमेल को ईवी कहते हैं। बकरी के एडल्ट फीमेल को डो या डो के नाम से जाना जाता है। एंड सुअर के एडल्ट फीमेल को सो कहते हैं। सुअर के एडल्ट फीमेल को सो कहते हैं। पोल्ट्री के एडल्ट फीमेल को हेन के नाम से जाना जाता है, जबकि मेल को कॉक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काऊ के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? तो काऊ के वयस्क नर को जो है, ठीक, जो प्रजनन योग्य हो जाते हैं, यानी कि जब कोई पशु प्रजनन योग्य हो जाता है तो उसी को हम वयस्क नर के नाम से जानते हैं। तो काऊ के एडल्ट, इसके पहले क्या था तब यार, ये प्रौढ़, एडल्ट माने प्रौढ़ होता है। नेक्स्ट है प्रजनन योग्य। गाय के वयस्क नर को बुल काफ कहते हैं। भैंस के वयस्क नर को बुफेलो काफ कहते हैं। एंड बकरी है कि क्या है? भेड़ है। भेड़ के वयस्क नर को नर लैम्ब कहते हैं। बकरी के वयस्क नर को नरकिट कहते हैं। सुअर के वयस्क नर को बोअरलिक कहते हैं। पोल्ट्री के वयस्क नर को कॉकरेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गाय के वयस्क मादा को हीफर काफ कहते हैं। भैंस के वयस्क मादा को हीफर काफ कहते हैं। भेड़ के वयस्क मादा को मादा लैम्ब कहते हैं। बकरी के मादा वयस्क को मादा किट कहते हैं। सुअर के मादा वयस्क को मादा पिगलेट कहते हैं। एंड पोल्ट्री के मादा वयस्क को पुलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गाय के नवजात को काफ कहते हैं। बुफेलो के नवजात को बुफेलो काफ कहते हैं। भेड़ के नवजात को लैम्ब कहते हैं। एंड बकरी के नवजात को किट कहते हैं। एंड सुअर के नवजात को पिगलेट कहते हैं। और मुर्गी के नवजात को चिकन कहते हैं। नेक्स्ट, काऊ के मीट को बीफ कहते हैं और काऊ के काफ के मीट को भील के नाम से जाना जाता है। भैंस के बुफेलो के मीट को बफन कहते हैं।
सीप के मीट को मटन कहते हैं, गोट के मीट को चेवन कहते हैं, पिग के मीट को पोर्क कहते हैं, पोल्ट्री के मीट को चिकन कहते हैं। गाय में मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती है, भैंस में मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती है, भेड़ में मैथुन की क्रिया टपिंग कहलाती है, बकरी में मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है, एंड सुअर में मैथुन की क्रिया कपलिंग कहलाती है, एंड लास्ट में मुर्गी में मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। बच्चा देने की क्रिया यानी कि गाय के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाता है? तो गाय में बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाता है, भैंस में बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाता है, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाता है, बकरी में बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाता है, सुअर में बच्चा देने की क्रिया फरेविंग कहलाता है, मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया लेइंग कहलाता है, और यह लेइंग को हैचिंग के नाम से जाना जाता है किसमें? पोल्ट्री में। और यह ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? 21 दिन का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है, गाय के बधियाकृत नर को बुलक कहते हैं, भैंस के बधियाकृत नर को बुलक कहते हैं, भेड़ के बधियाकृत नर को बीटर कहते हैं, बकरी के बधियाकृत नर को बक कहते हैं, एंड सुअर के बधियाकृत नर को होग या फिर इसी को स्टैग के नाम से जाना जाता है। फिर मुर्गी के बधियाकृत नर को जो है केपन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न पशुओं का शारीरिक तापमान व गर्भधारण अवधि। विभिन्न पशुओं का शारीरिक तापमान व गर्भधारण अवधि। एक तरफ शारीरिक टेम्परेचर दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, और दूसरी तरफ उसका गेस्टेशन पीरियड दिया है, और पहले पे इसका काऊ का नाम दिया है। तो पहले नंबर पे आता है काऊ का सीरियल वाइज को देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट ले लेते हैं, याद हो जाएगा फट से। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है? तो मुर्गी का होता है। कितना? 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो एकदम एग्जैक्ट 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। और मुर्गी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 21 दिन का होता है। मुर्गी का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो मुर्गी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 21 दिन का होता है। ठीक, 21 दिन का होता है। फिर इससे कम जो टेम्परेचर होता है वो सुअर का टेम्परेचर होता है। इससे कम टेम्परेचर किसका होता है? तो इससे कम टेम्परेचर जो होता है वो सुअर का होता है। कितना टेम्परेचर होता है? तो 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो यह 102.6 फ़ारेनहाइट डिग्री निकल के चला आएगा। फिर इसका गेस्टेशन पीरियड है 114 दिन का होता है। फिर इससे कम किसकी टेम्परेचर होती है? तो बकरी की होती है, यानी कि मुर्गी, सुअर, फिर बकरी का टेम्परेचर कितना होता है? तो 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 1 पॉइंट घटेगा इसमें केवल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। 102.5 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो बकरी का जो होता है गेस्टेशन पीरियड बकरी का जो होता है वो बकरी का गेस्टेशन पीरियड कितना दिया है यार इसमें? बकरी का गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, 150 के ऊपर होता है, जबकि भेड़ का गेस्टेशन पीरियड कम होता है। ठीक, तो बकरी का गेस्टेशन पीरियड गलत दिया है, 150 से ये ऊपर होता है। ठीक, और भेड़ का कितना होता है? तो 150 से नीचे होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? तो बकरी का गेस्टेशन पीरियड जो था वो 152 दिन का होता है, और सीप का गेस्टेशन पीरियड 147 दिन का होता है। तो देख लेते हैं इसके बाद क्या दिया है। तो फिर इससे नीचे टेम्परेचर किसका है? तो फिर इससे नीचे जो टेम्परेचर है इससे नीचे टेम्परेचर भेड़ का है। इससे नीचे टेम्परेचर भेड़ का है। भेड़ का कितना है? तो 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉडी टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में 102 फ़ारेनहाइट होता है, और इसका गेस्टेशन पीरियड 150 नहीं 147 दिन का होता है। इसका गेस्टेशन पीरियड 147 दिन का होता है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद देखते हैं इससे नीचे टेम्परेचर किसका है। तो फिर इससे नीचे जो टेम्परेचर है वो है गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 105 फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो 282 दिन का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। फिर इससे नीचे भी जो टेम्परेचर आता है तो इससे भी नीचे टेम्परेचर आपका भैंस का होता है। भैंस का कितना होता है? तो भैंस का 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जैक्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉडी टेम्परेचर होता है।
और गेस्टेशन पीरियड 310 दिन का होता है। अब इतना हो गया, फिर लास्ट में आएगा आपका ऊँट। ऊँट का यदि हम 6 बजे सुबह टेम्परेचर लेंगे तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 93.2 फ़ारेनहाइट होता है, और गेस्टेशन पीरियड इसका 390 से लेकर 410 तक होता है। और यदि हम इसका शाम को टेम्परेचर लेंगे 6 बजे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, और इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बॉडी टेम्परेचर हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया है विभिन्न पालतू पशुओं का प्रजनन चक्र। एक तरफ पशु दिया है, दूसरी तरफ उसका प्यूबर्टी टाइम दिया है। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौनारंभ, यानी कि जब पशु प्रजनन करने योग्य हो जाती है तो उसी को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है, फिर उसी को हम ऋतुमय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ओइस्टर साइकिल। ओइस्टर साइकिल का मतलब होता है मध्य चक्र अवधि, यानी कि मध्य चक्र अवधि। फिर इसके बाद मध्यकाल अवधि, जिसे हम हीट पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है काऊ। काऊ का प्यूबर्टी कितने दिन का होता है, तो काऊ का प्यूबर्टी जो होता है वो 2.5 से 3 साल तक होता है। या फिर महीने में बात करते हैं तो 24 से 30 माह तक होता है। गेस्टेशन पीरियड ओइस्टर साइकिल कितने दिन का होता है, तो काऊ का जो ओइस्टर साइकिल होता है या फिर मध्य चक्र अवधि जो होती है वो 21 दिन की होती है। और हीटिंग पीरियड कितना होता है, तो हीटिंग पीरियड का यूनिट जो होता है वो हावर्स होता है, जबकि ईस्टर साइकिल का जो ईस्टर साइकिल जिसे हम माहवारी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसी को जो है फीमेल का महीना के नाम से भी जाना जाता है। मंथली जो ओवम का सिक्रेशन होता है उसी को ओइस्टर साइकिल कहते हैं। प्रत्येक 21 दिन में आता है, किसमें, काऊ में। लेकिन हीटिंग पीरियड की बात करते हैं तो काऊ का जो हीटिंग पीरियड होता है वो 18 घंटे तक रहता है, लास्ट 18 घंटे का रहता है। नेक्स्ट है भैंस का प्यूबर्टी कितने दिन का होता है, तो भैंस का प्यूबर्टी जो होता है वो 30 से 32 माह, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सीधा सीधा 3 साल, 3 से 3.5 साल, यानी कि 3 से 3.5 साल, यानी कि 3 से 3.5 साल तक जो होता है भैंस का प्यूबर्टी होता है। देसी भैंस की बात हो रही है यहाँ पर, एकदम एकदम प्योर देसी पशुओं का चर्चा हो रहा है यहाँ पर। ओइस्टर साइकिल की बात करते हैं तो ओइस्टर साइकिल इसका, यानी कि ईस्टर साइकिल जिसे हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम मेंसुरेशन साइकिल के नाम से जानते हैं, तो इसका भी 21 दिन का होता है। और हीट पीरियड कितने दिन का होता है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, कितना, 27 घंटे का होता है। नेक्स्ट है बकरी। बकरी का प्यूबर्टी कितने दिन का होता है, तो बकरी का प्यूबर्टी जो होता है वो 1 से 1.5 साल होता है, या फिर महीने में 15 से 18 महीने तक होता है। इसकी ईस्टर साइकिल कितने दिन की होती है, तो इसकी जो मेंसुरेशन साइकिल होती है वो 18 से 21 दिन की होती है। हीटिंग पीरियड कितने दिन तक रहता है, तो बकरी का जो हीटिंग पीरियड जो होता है वो 2 से 3 दिन तक रहती है, यानी कि 2 से 3 दिन तक इसका हीटिंग पीरियड रहता है। नेक्स्ट है भेड़ है। भेड़ का जो प्यूबर्टी कितने दिन की होती है, तो भेड़ का जो प्यूबर्टी होता है वो 15 से 18 महीने, यानी कि दोनों का सेम है। और इसका जो ईस्टर साइकिल होता है तो 15 से 18, और बकरी का कितना था, तो 18 से 21 था। नेक्स्ट है इसका हीट पीरियड कितने दिन तक रहता है, तो इसका जो हीट पीरियड रहता है वो 1 से लेकर 3 दिन तक रहता है। लास्ट है ऊँट। ऊँट का प्यूबर्टी कितने दिन का होता है, तो ऊँट का प्यूबर्टी 36 से 48 माह, या फिर 3 साल से लेके 4 साल तक होता है इसका प्यूबर्टी। 4 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, ठीक, प्रजनन योग्य हो जाती है। और इसका जो ईस्टर साइकिल होता है वो प्रत्येक 14 दिन पे आता है, यानी ऊँट का प्यूबर्टी प्रत्येक 14 दिन पे आता है। नेक्स्ट डिस्कस किया गया है यहाँ पर प्यूबर्टी के बारे में बताया गया है। प्यूबर्टी को ही हम मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं, इसी को जो है यौनावस्था के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को ऋतुमय के नाम से जाना जाता है। जब पशुओं में वयस्कता होने का प्रथम लक्षण है, जिसमें पशुओं में प्रजनन अंग सक्रिय होते हैं एवं गर्भधारण योग्य हो जाते हैं, जैसे नर में वीर्य निर्माण एवं मादा पशुओं में अंडाणु का निर्माण। ये किसका क्या कहलाता है, तो प्यूबर्टी कहलाता है। नेक्स्ट है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इस अवधि के दौरान, ठीक, ईस्टर पीरियड या फिर ईस्टर साइकिल, इस अवधि के दौरान मादा पशु नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। इसे पशु का गर्मी में आना या फिर पाली में आना भी कहते हैं। मध्यकाल की पहचान हेतु टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। पशुओं को गर्भित करने का उपयुक्त समय मध्यकाल की अवधि अंतिम अवस्था होती है, यानी पशुओं को गर्भित करने का उपयुक्त समय मध्यकाल, जिसे हम हीट पीरियड के नाम से जानते हैं, हीट पीरियड की अंतिम अवस्था होती है। नेक्स्ट दिया है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल का मतलब क्या होता है, तो दो हीट पीरियड के बीच की अवधि ईस्टर साइकिल कहलाती है। फिर से दो हीट पीरियड, यानी 2 हीट पीरियड के बीच की जो साइकिल होती है उसी को हम ईस्टर साइकिल के नाम से जानते हैं। हीट
ईस्टर साइकिल की अंतिम अवस्था डाइएस्टर्स कहलाती है। फिर से ईस्टर साइकिल यानी ईस्टर साइकिल की जो लास्ट स्टेज होता है उसी को हम डाइजेस्टर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं, तो गर्भधारण से लेकर प्रसव तक का समय क्या कहलाता है, तो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान। अगला चैप्टर है कृत्रिम गर्भाधान, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के नाम से जानते हैं। विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत लाफार्ज लियोनार्दो द्वारा 1777 में किया गया। भारत में कृत्रिम गर्भाधान, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के नाम से जानते हैं, इसका प्रथम बार डॉक्टर संपत कुमार द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। भारत में कृत्रिम गर्भाधान इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम बोल काफ विकसित किया गया। कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयुक्त तापमान 39 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट में 102 से लेकर 106 फ़ारेनहाइट होता है। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन की सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वो रेक्टोवेजाइनल मेथड होती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन की सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वो आपका रेक्टोवेजाइनल विधि होती है, यानी कि पहले गुदा से हाथ डालकर फिर उसके योनि में जो होता है वीर्य छोड़ा जाता है। जो नॉर्मल पशु को सीमेन चढ़ाने वाले आते हैं तो पहले गुदा मार्ग में अपना हाथ डालते हैं, फिर वहाँ से उसके वेजाइना में सीमेन को छोड़ते हैं, तो उसी को हम रेक्टोवेजाइनल मेथड के नाम से जानते हैं। वहीं ज़्यादातर फॉलो करते हैं नॉर्मल तरीके में। नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम योनि या फिर आर्टिफिशियल वेजाइना द्वारा वीर्य एकत्रित के लिए 45 का कोण होना चाहिए अनिवार्य, यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना द्वारा वीर्य एकत्रित करने के लिए 45 डिग्री का एंगल होना अनिवार्य है। वीर्य संग्रहण जो होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। यानी सीमेन ठीक, सीमेन का जो होता है वो स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में ड्राई आइस या फिर जिसे हम सूखा बर्फ़ के नाम से जानते हैं या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है -43 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये दोनों मेथड जो होता है वो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेन के डाइल्यूशन में अंडे का या फिर एग यॉक फ्रक्टोज व ग्लिसरॉल कम में लिया जाता है, यानी कि सीमेन के डाइल्यूशन में, यानी कि सीमेन के आयतन को बढ़ाने के लिए उसमें एग यॉल्क मिलाया जाता है, फ्रक्टोज मिलाया जाता है और ग्लिसरॉल जो होता है वो मिलाया जाता है। गर्भाधान की क्रिया मध्यकाल के अंत में की जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन की जो प्रोसेस होती है यह हीट पीरियड के एकदम लास्ट में की जाती है, या फिर मध्यकाल खत्म होने से 4 से 6 घंटे पूर्व की जाती है, या फिर जो हीट पीरियड होता है उसके खत्म होने से 4 से 6 घंटे पूर्व की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्भधान के लिए वीर्य को मध्य ग्रीवा या फिर मिड सर्विक्स में छोड़ा जाता है, यानी कि गर्भधान के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशंस के लिए जो सीमेन होता है उसको कहाँ पर छोड़ा जाता है, तो इसे मिड सर्विक्स में ले जाके छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है समानता गर्भाधान में 1 ml या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर काम में लिया जाता है, यानी कि समानता आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में, यानी समानता आर्टिफिशियल इंसीमिनेशंस में सीमेन की 1 ml मात्रा या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मात्रा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक विधि से एक सांड द्वारा 100 गायों को एवं कृत्रिम विधि से 1000 गायों को गर्भित किया जा सकता है, यानी कि नेचुरल मेथड से एक बुल को 100 यानी कि एक बुल के वीर्य द्वारा जो है 100 गायों को गर्भित किया जा सकता है। अगर उसी का हम आयतन बढ़ा देते हैं ग्लिसरॉल मिलाकर, और क्या क्या मिलाया गया है, तो यही मिलाया गया पीछे एग यॉल्क, यानी कि अंडा, उसमें एग यॉल्क मिला के फ्रक्टोज मिलाकर ग्लिसरॉल मिलाकर जब उसके आयतन को बढ़ा दिया जाता है तो उससे जो है 1000 गायों को उतना सीमेन से जो था वो गर्भित किया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। नेक्स्ट क्या दिया है, तो विभिन्न पशुओं की नाड़ी गति जिसे हम पल्स रेट के नाम से जानते हैं और वह श्वास दर प्रति मिनट दिया है। तो पशु का नाम एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ नाड़ी की गति प्रति मिनट में दिया है, एंड तीसरी तरफ रेस्पिरेशन रेट पर मिनट दिया है। काऊ का
नाड़ी गति कितना होता है, तो काऊ का नाड़ी गति 40 से 50 होता है, भैंस का नाड़ी गति 40 से 45 होता है, बकरी का नाड़ी गति 70 से 80 होता है, भेड़ का नाड़ी गति 70 से 80 होता है, ऊँट का कितना होता है, तो 28 से 32 होता है, सुअर का कितना होता है, तो 60 से 80 होता है, मुर्गी का कितना होता है, तो 200 से 350 होता है। फिर से देख लेते हैं, तो गाय का नाड़ी गति प्रति मिनट 40 से 50 होता है, भैंस का भी सेम होता है 40 से 45, बकरी का 70 से 80 होता है, भेड़ का भी सेम होता है कितना, तो 70 से 80, ऊँट का कितना होता है, तो 28 से 32 होता है, सुअर का कितना होता है, तो 60 से 80 होता है, मुर्गी का 200 से 350 होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन रेट प्रति मिनट। तो काऊ का रेस्पायरेशन रेट 20 से 25 होता है, भैंस का रेस्पायरेशन 15 से 18 होता है, बकरी का कितना होता है, तो 12 से 20 होता है, भेड़ का कितना होता है, तो भेड़ का जो है 13 से 20 होता है, और ऊँट का कितना होता है, तो ऊँट का 5 से 7 होता है। दोपहर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ऊँट का रेस्पायरेशन रेट। नेक्स्ट है शुगर का कितना होता है, तो 8 से 18 होता है, एंड मुर्गे का कितना होता है, तो 15 से 30 होता है। एक बार और देख लेते हैं, तो काऊ का 20 से 25 होता है, भैंस का 15 से 18 होता है, बकरी का 12 से 20 होता है, भेड़ का 13 से 20 होता है, ऊँट का 5 से 7 होता है। 5 से 7 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, और दोपहर में ज़्यादा सांस लेता है ऊँट टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। शुगर का कितना होता है, तो 8 से 18 होता है, मुर्गी का 15 से 30 होता है। नेक्स्ट, गाय भैंस की नाड़ी गति पूंछ के नीचे कॉक्सिजियल धमनी द्वारा व भेड़ बकरी की नाड़ी गति फेरोमिनल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। फिर से गाय भैंस की जो नाड़ी गति होती है या फिर पल्स रेट, यानी गाय भैंस की नाड़ी की गति पूंछ के नीचे कॉक्सिजियल धमनी द्वारा, यानी कि गाय हो गया और भैंस हो गया, इन दोनों की नाड़ी गति जो होती है पूंछ के नीचे उपस्थित रहने वाली जो कॉक्सिजियल धमनी होती है उसके द्वारा मापा जाता है। जबकि भेड़ और बकरी की नाड़ी गति फेरोमिनल धमनी के द्वारा मापी जाती है। श्वास गति की गणना नाखूनों पर हाथ रखकर निकलने वाली सांस प्रति मिनट गिन ली जाती है, यानी कि श्वास गति की गणना नाखूनों पर हाथ रखकर निकलने वाली सांस प्रति मिनट गिन ली जाती है। नेक्स्ट, टॉपिक किससे संबंधित है, तो अगला टॉपिक जो है वो गाय की नस्लों से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, गाय की नस्लों के बारे में। गाय की नस्लें बोस इंडिका, जिसे हम देसी नस्ल के नाम से जानते हैं, इसमें थुआ या फिर कुबड़ हम्प पाया जाता है, यानी कि ये हम्प्ड होती है, यानी कि देसी गाय जो होती है, देसी गाय में हम्प पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम बोस इंडिकस होता है। जबकि विदेशी नस्ल की जो गाय होती है, जिसका साइंटिफिक नेम बोस टोरस होता है, इसमें यह हम्पलेस होती है, यानी कि इसमें हम्प नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मान्यता प्राप्त गायों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में मान्यता प्राप्त कौन मान्यता देता है, तो NBAGR, नेशनल जेनेटिक, यानी कि NBAGR जिसे हम नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है। तो उसके द्वारा 28 देसी गायों को जो है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, देसी नस्लों में परिपक्व या फिर ऋतु में उम्र 24 से 36 माह एवं विदेशी या फिर यूरोपीय नस्लों में 15 से 18 माह एवं संकर नस्लों में 20 से 22 माह होती है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देसी नस्लों में जो मैच्योरिटी आती है या फिर प्यूबर्टी जो आती है वो गाय में, तो इसमें 24 से 36 माह, यानी कि कितना समय ले लेता है, 2 से 2.5 साल का समय ले लेता है। जबकि विदेशी या फिर यूरोपीय जो नस्ल की गाय होती हैं, इनका प्यूबर्टी कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो इनकी प्यूबर्टी जो होती है वो 15 से 18 महीना या फिर 1 से 1.5 साल में तैयार हो जाते हैं। जबकि हाइब्रिड जो ब्रीड होती हैं, इसकी जो प्यूबर्टी टाइम होता है वो 20 से 22 माह या फिर 2 साल, यानी कि 1.5 से 2 साल तक में तैयार हो जाती हैं। फिर से देसी गाय 2 साल से 2.5 साल में, विदेशी या फिर यूरोपियन गाय 1 से 1.5 साल में, और जो हाइब्रिड काऊ होती हैं वो 2 से 2.5 साल में प्रजनन योग्य, नहीं 1.5 से 2 साल में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। सीरियल वाइज को याद ही कर लेते हैं। यहीं पर क्या कह रहा है, पहले सबसे कम लो
तो सबसे कम में क्या दिया है, तो विदेशी या फिर यूरोपी गाय, यह 1 से 1.5 साल में तैयार हो जाती हैं। ठीक, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है संकर गाय। संकर गाय जो होती है वह 1.5 से 2 साल में तैयार हो जाती है। पहले विदेशी गाय, फिर दूसरे नंबर पर संकर गाय, फिर उसके बाद देसी गाय। देसी गाय जो होती है वो 2.5 से 3 साल में तैयार हो जाती हैं। पहले नंबर पे विदेशी गाय है, दूसरे नंबर पे संकर गाय है एंड तीसरे नंबर पे देसी गाय। इनका यही होता है, 1 से 1.5 साल में विदेशी गाय, 1.5 से 2 साल में संकर गाय और 2.5 से 3 साल में देसी गाय प्यूबर्टी में के लिए तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट है, देसी नस्लों में प्रथम बार बच्चा देने की उम्र 3 साल 6 महीना व विदेशी नस्लों में प्रथम बच्चा देने का उम्र 2 वर्ष 6 माह और संकर नस्लों में प्रथम बच्चा देने का माह 18 से 24 माह होती है। फिर से देख लेते हैं, तो देसी नस्लों में प्रथम बच्चा देने की उम्र 3 वर्ष 6 महीना, विदेशी नस्लों में बच्चा देने की उम्र 2 वर्ष 6 महीना एंड संकर नस्ल में बच्चा देने की उम्र जो होती है वो 18 से 24 महीना या फिर 1.5 से 2 साल में प्रथम बच्चा दे देती है। नेक्स्ट पॉइंट, देसी नस्ल के दूध में 4.5% तक, देसी नस्लों के दूध में 4.5% तक एवं विदेशी नस्लों के दूध में 3.7% तक फैट पाई जाती है। देसी नस्लों के दूध में कैरोटीन अधिक पाए जाने के कारण दूध का रंग पीला होता है, जबकि विदेशी नस्लों के दूध में कैरोटीन कम पाए जाने के कारण उनके दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगला हेडिंग नेक्स्ट है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब दूध देने की अवस्था। तो जो औसत एवरेज लैक्टेशन पीरियड होता है वो 300 दिन का होता है, यानी गाय का जो एवरेज दूध देने की अवस्था होती है वो 300 दिन तक वह दूध देती है। और उनका सूखा वर्ष कितना दिन का होता है, तो 2 महीने तक होता है या फिर 60 दिन का उनका ड्राई पीरियड रहता है। नेक्स्ट है गौवंश में असामान्य भूख, हड्डियों एवं अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण फास्फोरस की कमी के कारण देखने को मिलता है। गाय प्रसव के 5 से 6 घंटे के अंदर प्लेसेंटा या फिर जेर नीचे गिरा देती है, यानी गाय प्रसव के 5 से 6 घंटे के अंदर जेर या फिर प्लेसेंटा नीचे की तरफ गिरा देती है। नेक्स्ट है मिल्च ब्रीड। डिस्कस अबाउट मिल्च ब्रीड। इस नस्ल की गायें 1500 से 2500 लीटर दूध प्रति ब्यात देती हैं एवं बैल कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो मिल्च ब्रीड होती हैं इनका बैल कमज़ोर होता है और इनकी जो गाय होती है या फिर फीमेल जो एनिमल होती हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या दिया है, तो एक तरफ ब्रीड दिया है, दूसरी तरफ काऊ का यानी पहले नंबर पे काऊ का ब्रीड दिया है, दूसरी तरफ उसका ओरिजिन प्लेस दिया है एंड तीसरे नंबर पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है हम इसी ट्रिक से दोनों ही निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, सगीरा देवी एनडीए में हाँकती है लाठी से, ये तीनों हो जाएगा हमारा मिल्च ब्रीड। स से साहिवाल हो जाएगा, गी से गिर हो जाएगा, र से रेड सिंधी हो जाएगा। और देवी किस में आएगा, तो देवी भी जो होता है वो किस में आ जाएगा, तो इसी में आ जाएगा, किस में, तो मिल्च ब्रीड के अंतर्गत। यानी कि देवनी भी हमारे उत्तर प्रदेश में यानी राजस्थान के तरफ जो है इसको डुअल पर्पज ब्रीड के अंतर्गत मानते हैं, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में इसे मिल्च ब्रीड के अंतर्गत ही माना जाता है। इसके बाद एन से हो जाएगा निमाड़ी, डी से डांगी हो जाएगा, ए से अंगोल हो जाएगा, अंगोल को ही हम नेल्लोर के नाम से जानते हैं। मे से क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा, हाँ से आपका हरियाणवी हो जाएगा, क से कांकरेज हो जाएगा, टी से थारपारकर हो जाएगा और लास्ट में है लाठी। ठीक, लाठी यानी कि लाठी का मतलब होता है राठी, जिसे राजस्थान का कामधेनु के नाम से जाना जाता है। इतने ब्रीड जो होते हैं वो मिल्च ब्रीड में ये 4 हैं। फिर इसके बाद जितने भी बचते हैं वो सभी डुअल पर्पज ब्रीड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
पहले नंबर पर दिया है साहिवाल। साहिवाल का ओरिजिन प्लेस मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू साहिवाल, ढीली और मुलायम त्वचा के कारण इसे लोला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली एवं सबसे अधिक मीठा दूध वाली नस्ल आपका यही होती है। यह सबसे अच्छी भारतीय नस्ल मानी जाती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन 2150 लीटर दूध प्रति ब्यात या फिर 300 दिन में यह 2150 किलोग्राम दूध का उत्पादन करती है। रंग इसका कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है वो लाल कत्थई होता है। सींग इसके छोटे होते हैं और शुद्ध नस्ल रखने वाले डेयरी फार्म पर यह पाई जाती है। फिर से, यह शुद्ध नस्ल रखने वाले डेयरी फार्म पर यह पाई जाती है, जो कि एनडीआरआई में, एनडीआरआई यानी कि शुद्ध नस्ल रखने वाले फार्म, जिसके अंतर्गत आपका एनडीआरआई आता है। करनाल हरियाणा में इस प्रकार की नस्ल ज़्यादातर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर दिया है गिर। गिर के बारे में डिस्कस अबाउट गिर। तो गिर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो गिर का ओरिजिन प्लेस गिर के जंगल या फिर दक्षिण काठियावाड़ गुजरात इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो लटके हुए घुमावदार कान, जिसे हम पत्तीनुमा कान के नाम से जानते हैं, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरे नंबर पर लाट भारी भरकम इसका होता है। सींग वक्र आकार के होते हैं तथा चितकबरा रंग होता है। मुख्य लक्षण इसका होता है यानी कि लटके हुए घुमावदार कान, पत्तीनुमा, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का ललाट भारी भरकम, सींग वक्र आकार के तथा चितकबरा रंग या फिर मुख्य लक्षण होता है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी एवं वातावरण के प्रति कठोर होती है। यानी कि जो गिर होती है, यह नस्ल यानी कि गिर जो ब्रीड होती है काऊ की, बीमारियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट होती है या फिर रेसिस्टेंट होती है एवं वातावरण के प्रति हार्डी या फिर बहुत ही सहनशील होती है। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट रेड सिंधी। रेड सिंधी का ओरिजिन प्लेस कराची हैदराबाद पाकिस्तान है। यानी कि रेड सिंधी का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है, तो रेड सिंधी का ओरिजिन प्लेस कराची एवं हैदराबाद पाकिस्तान माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेड सिंधी, लाल भूरे रंग की नस्ल होती है। यानी कि रेड सिंधी जो होती है वो रेड ब्राउन कलर की यह ब्रीड होती है और गर्मी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील मानी जाती है। यानी कि रेड सिंधी जो होता है वो गर्मी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील होती है। दूसरे नंबर पर दिया है ड्रॉट ब्रीड। यानी दूसरे नंबर पर क्या दिया है, तो भारवाही गाय की नस्ल या फिर ड्रॉट ब्रीड के इसी नाम से जाना जाता है। इस नस्ल के बैल अच्छे भारवाहक होते हैं तथा मादा कम दूध देती है। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात या दूध देने वाली होती है। पहले नंबर पर आपका मालवी आता है। मालवी का ओरिजिन प्लेस मालवा मध्य प्रदेश होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मालवा का क्या होता है, यह नस्ल राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है नागौरी। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे नागौरी आता है। नागौरी का ओरिजिन प्लेस नागौर होता है और नागौर राजस्थान होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नागौरी, सीधी यानी सीधी और मजबूत पीठ इसमें पाया जाता है। चौड़ी छाती पाई जाती है, चौड़ा सिर मुख्य इसकी विशेषता होती है। यानी कि नागौरी का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सीधी एवं मजबूत पीठ इसमें पाया जाता है, चौड़ी छाती पाई जाती है, चौड़ा सिर मुख्य इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक तेज दौड़ने तथा सवाई चाल के लिए बहुत ही फेमस होती है। यानी नागौरी जो होती है वो सर्वाधिक तेज दौड़ने तथा सवाई चाल के लिए फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के लिए सबसे अच्छी भारवाही नस्ल एवं कृषि क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। फिर से, राजस्थान के लिए यह सबसे अच्छी भारवाही व कृषि क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। इसके शरीर का रंग जो होता है वो व्हाइट होता है। यानी कि इसके शरीर का रंग कैसा होता है, तो इसके शरीर का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट ड्रॉट ब्रीड है आपका अमृतमहल। अमृतमहल का ओरिजिन प्लेस मैसूर कर्नाटक होता है। मैसूर कर्नाटक होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी होती है, तो भारत की सबसे अच्छी जो भारवाहक नस्ल होती है वो आपका अमृतमहल होती है। अन्य जो डुअल पर्पज ब्रीड में क्या क्या आता है, तो अन्य डुअल पर्पज नहीं है, अन्य ड्रॉट पर्पज ब्रीड के अंतर्गत कौन कौन से ब्रीड आते हैं, तो अन्य ड्रॉट पर्पज के अंतर्गत जो काऊ की ब्रीड आते हैं इसमें आपका हेल्डिकर आता है, खिल्लारी आता है, सीरी आता है, कृष्णा आता है, वेली बेचूर आता है, बेली बेचूर आता है। फिर से हेल्डिकर आता है, खिल्लारी आता है, सीरी आता है, कृष्णा आता है, वेली बेचूर आता है, गाओ लाओ आता है, बरगूर आता है, केनकथा आता है। ये सभी जो होती है वो अन्य ब्रीड्स ऑफ ड्रॉट ब्रीड्स यानी कि काऊ के अन्य जो ड्रॉट ब्रीड्स होता है उनके अंतर्गत यह देखने को मिलती है। लास्ट में आपका क्या दिया है, तो अगले पॉइंट पे दिया है डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है कितना होता है, तो 1200 से 1500 लीटर इसका भी दिखाया गया। यानी तीनों का इतना ही दिखाया गया प्रति लैक्टेशन। इसमें पहले नंबर पे दिया थरपारकर। थरपारकर का ओरिजिन प्लेस सिंध पाकिस्तान होता है। यानी कि थरपारकर का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है, तो थरपारकर का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो सिंध पाकिस्तान माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू थरपारकर, इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लंबा, चौड़े एवं लटके हुए कान मुख्य इसकी विशेषता होती है। यानी कि थरपारकर का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया हो, यानी थरपारकर लंबा होता है, चौड़े एवं लटके हुए कान इसमें
इसकी मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हृष्ट-पुष्ट शरीर और रंग सफ़ेद होता है, यानी कि बहुत ही हृष्ट-पुष्ट कौन सा डुअल पर्पज ब्रीड होता है तो थारपारकर होता है, ठीक। और इसका कलर भी सफ़ेद होता है। रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में भी अच्छा दुग्ध उत्पादन देती है, यानी कि रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में भी अच्छा दूध का उत्पादन कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नस्ल पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में पाई जाती है। प्रजनन केंद्र इनका कहाँ पर है तो यह चांदस जैसलपुर राजस्थान में इसका प्रजनन केंद्र है, यानी फिर से बाड़मेर व जोधपुर जिले में पाई जाती है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो चादसन यानी चांदन जैसलमेर राजस्थान में इसका सिचुएटेड है। दूसरे नंबर पे आता है राठी। दूसरे नंबर पे आता है राठी, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आता है तो दूसरे नंबर पे आता है राठी। इसका ओरिजिन प्लेस राठ क्षेत्र अलवर राजस्थान होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है तो यह लाल सिंध एवं साहिवाल के संकर से उत्पन्न हुई, यानी कि राठी का क्रॉस क्या होता है तो राठी के लिए जो क्रॉस है वो आपका रेड सिंधी और साहिवाल के क्रॉस से इसको निकाला गया है। तो क्या हो जाएगा आर 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 एस एस आरएसएस ऐसे याद कर लो, ठीक। आरएसएस जो संस्था होती है, ठीक, जो कि बीजेपी का बहुत ही बड़ी सपोर्टर संस्था मानी जाती है। तो आर से राठी हो जाएगा, एस से सिंधी हो जाएगा, फिर एस से साहिवाल हो जाएगा, ठीक। हो गया याद। नेक्स्ट पॉइंट, कद इसका छोटा होता है, लंबा होता है, यानी कि इसका कद जो होता है वो छोटा होता है, लंबा, और इसका कद छोटा होता है, लंबा, इसका कद छोटा व लंबा होता है। रंग इसका सफ़ेद होता है, सिर छोटा होता है, चेहरा पतला होता है एवं सींग छोटे होते हैं, ठीक। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है तो राठी को, यानी कि राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल के होने से इसे राजस्थान का कामधेनु कहा जाता है, यानी कि राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण राठी को जो है राजस्थान का कामधेनु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है कौन सा तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, यह नस्ल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर गंगानगर जिलों में पाली जाती है, यानी फिर से यह नस्ल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर गंगानगर जिलों में पाली जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट डुअल पर्पज ब्रीड है हरियाणवी। हरियाणवी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है तो हरियाणवी का ओरिजिन प्लेस रोहतक हरियाणा होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है तो हरियाणवी का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, भारतीय डुअल पर्पज नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल, यानी कि भारतीय जो डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ होता है या फिर द्विप्रजननीय नस्ल होता है उसमें सबसे अच्छी नस्ल यही मानी जाती है, कौन सी, हरियाणवी, जो गुड़गांव दिल्ली क्षेत्र में पाई जाती है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है तो यह गुड़गांव दिल्ली के क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन ओरिजिन प्लेस इसका रोहतक हरियाणा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदृढ़ इसका शरीर होता है, चेहरा लंबा होता है, सींग लंबे होते हैं एवं सिरा यानी सिर इसका ऊंचा होता है, पूंछ घुटनों तक लंबी व छोर पर काले बालों का गुच्छा होता है, यानी कि इसके पूंछ जो होते हैं वो घुटनों तक लंबी होते हैं, यानी कि इसके पूंछ जो होते हैं वो घुटनों तक लंबी होते हैं, वह छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है, यानी कि पूंछ घुटनों तक लंबी होती है इसकी, वह छोर पर काले बालों का गुच्छा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर जो डुअल पर्पज ब्रीड है वो कांकरेज है। कांकरेज का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है तो कांकरेज का ओरिजिन प्लेस क से कांकरेज, क से कांकरेज, क से कच्छ का रण, क से कांकरेज, क से कच्छ का रण, गुजरात। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल होती है, यानी कि भारतीय नस्लों में देखा जाए तो सबसे भारी जो गाय की नस्ल होती है वो आपकी कांकरेज होती है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रंग चमकीला होता है, सिर इसका भारी होता है, माथा चौड़ा होता है एवं नाक का ऊपरी भाग उठा हुआ होता है। पलकों पर सलवटें पाई जाती है, यानी कि इसके पलकों पे क्या पाया जाता है तो इसके पलकों पर सलवटें पाई जाती हैं। अगले थन लंबे होते हैं पिछले थनों की अपेक्षा, यानी कि कांकरेज का जो अगला थन होता है वो पिछले थनों की अपेक्षा लंबा होता है। राजस्थान के पाली, यानी कि राजस्थान के पाली, जालौर एवं सिरोही जिलों में पाई जाती है, यानी कि कहाँ पर यह पाया जाता है तो राजस्थान के पाली, जालौर व सिरोही जिलों में यह पाई जाती है। मोटी आंखें इसमें पाई जाती है, सवाई चाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। एक तो आपका नागौरी फेमस था सवाई चाल के लिए, ठीक, और दूसरे नंबर पे क्या दिया है तो दूसरे नंबर पे कांकरेज दिया है। कांकरेज ये दोनों जो होती हैं सवाई चाल के लिए फेमस होती हैं। नेक्स्ट है अगला डुअल पर्पज ब्रीड कौन सा है तो मेवाती है। अगला डुअल पर्पज ब्रीड कौन सा है तो मेवाती है। मेवाती का ओरिजिन प्लेस कोसी मथुरा होता है। मेवाती का मतलब मेवात क्षेत्र, कोसी मथुरा इसका ओरिजिन प्लेस होता है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र यानी कि कोसी मथुरा इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र अलवर व भरतपुर में यह ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट है अंगोल। अंगोल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है तो अंगोल का ओरिजिन प्लेस गुंटूर आंध्र प्रदेश है, यानी कि अंगोल का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है तो अंगोल का ओरिजिन प्लेस गुंटूर
मणिपुर आदि प्रदेश माना जाता है। इसे नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो अंगोल होती है इसे नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। नेल्लोर सीप की भी होती है, यानी कि टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप, यानी सीप की सबसे बड़ी ब्रीड कौन सी होती है तो उसे हम नेल्लोर के नाम से जानते हैं। और नेल्लोर जो होता है वो अंगोल को भी जाना जाता है, यानी कि अंगोल जो गाय की डुअल पर्पज ब्रीड होती है उसका भी नाम अन्य नाम नेल्लोर होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काऊ की जो विदेशी नस्लें हैं उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो एक तरफ नस्ल का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका ओरिजिन प्लेस दिया है, तीसरी तरफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। जर्सी का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है तो जर्सी का ओरिजिन प्लेस इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप या फिर फ्रांस माना जाता है। फिर से जर्सी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है तो जर्सी का ओरिजिन प्लेस इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप या फिर फ्रांस माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जर्सी, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक फैट की मात्रा इसी में पाई जाती है, यानी कि विदेशी नस्लों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा जो होती है वो जर्सी के दूध में ही पाया जाता है। तथा इसमें टोटल सोल्यूबल सॉलिड जिसे TSS के नाम से जानते हैं 15% तक इसमें पाया जाता है। जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, यानी कि जर्सी गाय के दूध में टोटल TSS यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स की मात्रा जो होती है 15% पाई जाती है। और फैट की भी मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना पाया जाता है तो 5.25 से लेकर 5.5% तक इसमें फैट की मात्रा पाई जाती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है तो जर्सी का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 4000 से 5000 लीटर देखने को मिलता है। और ब्यांत क्या होता है तो ब्यांत वह सबसे लंबा दूध काल 305 दिन, यानी कि ब्यावत यानी कि हो गया सबसे लंबा, यानी कि लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा किसका होता है तो सबसे ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड जो था वो जर्सी का ही देखने को मिलता है। कितने दिन का होता है तो 305 दिन का होता है। इससे कम ही होता है, यानी 300 से कम ही होता है अन्य गायों की, लेकिन जर्सी का जो गेस्टेशन पीरियड क्या कहते हैं लैक्टेशन पीरियड होता है या फिर दूध देने की जो अवस्था होती है वो 305 तक देखने को मिलती है। इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है तो शरीर का रंग हल्का बादामी होता है, यानी कि इसके बॉडी का जो रंग होता है वो हल्का बादामी होता है और तस्तरी जैसा ललाट देखने को मिलता है, यानी कि इसकी जो मुख्य विशेषता होती है शरीर का रंग हल्का बादामी और तस्तरी जैसा ललाट इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे नंबर का ब्रीड कौन सा है तो सेकंड नंबर का ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजियन। अगले नंबर का ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट ब्रीड इज होल्स्टीन फ्रीजियन। ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है तो होल्स्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन प्लेस हॉलैंड होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू होल्स्टीन फ्रीजियन, वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर यानी कि वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर किसका होता है तो होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है तो होल्स्टीन फ्रीजियन होती है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है तो होल्स्टीन फ्रीजियन देती है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता भी इसी में पाई जाती है, यानी विदेशी नस्लों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खाने की क्षमता जो होती है वो होल्स्टीन फ्रीजियन में ही पाई जाती है। औसत वसा इसमें कितना होता है तो एवरेज फैट की मात्रा 3.5% तक होती है, जबकि टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा इसमें 12.2% तक पाई जाती है और सबसे कम पाई जाती है, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन में फैट की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। और फैट यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन में सबसे कम फैट की मात्रा पाई जाती है कितनी तो 12.2% तक पाया जाता है। और फैट की भी मात्रा इसमें कम पाई जाती है कितना तो 3.5% तक ही इसमें फैट की मात्रा पाई जाती है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूध का उत्पादन कितना करती है या तो 6000 लीटर प्रति ब्यांत जो होती है मिल्क का प्रोडक्शन करती है। शरीर का रंग कैसा होता है तो इसके शरीर का रंग जो होता है वो काला रहता है, वह सफ़ेद धब्बेदार होता है, यानी कि इसके शरीर का रंग जो होता है काला व सफ़ेद धब्बेदार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेड डेन। रेड डेन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है तो रेड डेन का ओरिजिन प्लेस डेनमार्क होता है, इसी से निकल जाएगा, यानी कि डेन से डेनमार्क हो जाएगा, डेन से डेनमार्क हो जाएगा किसका तो रेड डेन का ओरिजिन प्लेस डेनमार्क हो जाता है। और इसका कलर कैसा होता है तो लाल रंग की नस्ल होती है, यानी कि जो रेड डेन होती है यह रेड कलर की ब्रीड होती है किसकी तो विदेशी नस्ल की। नेक्स्ट है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है तो ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड माना जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यह दूध उत्पादन बीफ खेती करने व जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहनशील होती है, यानी कि जो ब्राउन स्विस होती है यह दुग्ध उत्पादन करने में सबसे अच्छी मानी जाती है
और इसके साथ ही साथ बीफ के प्रोडक्शन में भी सबसे अच्छी मानी जाती है और खेती करने के लिए भी सबसे अच्छी मानी जाती है और जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहनशील करने की भी क्षमता इसमें अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है आयरशायर। आयरशायर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो आयरशायर का ओरिजिन प्लेस स्कॉटलैंड होता है, यानी कि आयरशायर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो आयरशायर का ओरिजिन प्लेस स्कॉटलैंड होता है। यह विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर होती है, यानी कि जो आयरशायर होती है, आयरशायर जो नस्ल होती है यह विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है गाय की संकर नस्लें, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ काऊ। तीसरे नंबर पे दिया है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ काऊ। पहले नंबर पे दिया करण फ्रीज। करण फ्रीज का क्रॉस क्या होता है? तो किसके क्रॉस से निकाली गई है? तो करण फ्रीज होता है वो फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से निकाली गई। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो क्रॉस निकल के चला आएगा, यानी कि पहले नंबर पे फ्रीज हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण से थारपारकर। लास्ट में कर है ना, लास्ट में कर है, यहाँ पर भी करण है, तो यहाँ से थारपारकर क्रॉस से निकल गया। और कहाँ से निकाली गई है? तो NDRI करनाल हरियाणा से निकाली गई। दूसरे नंबर पे आता है करण स्विस। करण स्विस का भी, करण स्विस में हम सुई से ही खाली इसका निकाल लेंगे, तो यानी कि सुई लगा है, पहले पे सुई है तो सुई का मतलब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि सुई से आपका ब्राउन स्विस हो जाएगा। सुई से आपका ब्राउन स्विस हो जाएगा। लास्ट में स है तो स से आपका साहिवाल हो जाएगा। इन दोनों से क्या निकल के चला आया? तो करण स्विस का क्रॉस निकल के चला है। इसका ओरिजिन प्लेस का यहाँ से, इसको कहाँ से विकसित किया गया? तो NDRI करनाल हरियाणा से विकसित किया गया है। तीसरे नंबर पे आता है फ्रीजवेल। फ्रीजवेल सीधा सीधा निकलता है, यानी फ्रीजवेल जो होता है वो इसका क्रॉस सीधा सीधा है, यानी कि फ्रीजवेल का मतलब होता है फ्रीजियन, यानी कि फ्रीजवेल का मतलब होता है फ्रीजियन एंड वेल का मतलब क्या होता है? तो वाल का मतलब होता है साहिवाल, यानी कि लास्ट में साहिवाल वाल लगा है, इसमें भी लास्ट में वाल लगा है, शुरू में इसमें होलिस्टीन फ्रीजियन लगा है। ठीक, फ्रीजियन यानी कि होलिस्टीन फ्रीजियन लगा है और लास्ट में वाल लगा है, तो फ्रीजियन एक तरफ हो गया, वाल एक तरफ हो जाएगा, तो इसका भी क्रॉस निकल के चला है। और सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल होती है? तो हाइब्रिड के अंतर्गत सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है? तो हाइब्रिड के अंतर्गत फ्रीजवाल जो होती है वो सर्वाधिक दूध देती है। और क्योंकि फ्रीजवाल यानी कि होलिस्टीन फ्रीजियन के क्रॉस से निकाली गई, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन फ्रीजवाल करती है, क्योंकि यह होलिस्टीन या फ्रीजियन के क्रॉस से निकाला गया है। और विदेशी नस्लों में बात करते हैं तो विदेशी नस्लों में होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है। और देसी नस्लों में देखा जाए तो साहिवाल जो होती है वो, देसी नस्लों में देखा जाए तो साहिवाल सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है। विदेशी ना है, सॉरी संकर नस्ल में होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा मिल्क का उत्पादन करती है। और विदेशी नस्लों में, ठीक, विदेशी नस्लों में जो होता है होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है। और देसी नस्लों में जो होता है वो जर्सी, ठीक, जर्सी गाय भी सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है। साहिवाल भी है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे आता है सुनंदनी। यह केरल में दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे फेमस मानी जाती है, यानी कि सुनंदनी जो होती है यह केरल में दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। केरल में कम ऊंचाई व छोटी आकार की बेचूर नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसे हम मिनिएचर गाय के नाम से भी जानते हैं। यानी केरल में कम ऊंचाई व छोटे आकार की बेचूर नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसे हम मिनिएचर गाय भी कहते हैं। तो इस सेशन में हमने पूरा गाय तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बुफैलो के ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को यहाँ भी विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।